माँ, मुझे शहर में बहुत अच्छी नौकरी मिली है। कल से मेरी ज्वाइनिंग है, तो मुझे आज ही निकलना होगा। ठीक है बेटा, तूने इतनी पढ़ाई लिखाई करी है तो तुझे अच्छी नौकरी मिलनी भी जरूरी है। अब जब मिल गई है तो हम तुझे भेजेंगे, तू हमारी फिक्र मत कर। तेरा छोटा भाई है ना यहाँ हमारा ख्याल रखने के लिए। हाँ बेटा, तू यहाँ की चिंता मत कर, यहाँ खेत को मैं संभाल लूंगा। शुक्रिया पिताजी, वो मुझे थोड़े से पैसे कम पड़ रहे थे, तो आप दे सकते हैं क्या? हाँ हाँ बेटा, ये भी कोई पूछने वाली बात है। भैया, ये मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं, आप ना ये ले लीजिए। फिर विराट अपना सामान बांधकर माता पिता का आशीर्वाद लेकर ट्रेन से शहर पहुंचने के लिए निकल जाता है, जहां पर वो एक बड़ी सी एमएनसी कंपनी में शिद्दत से काम करता है और महीने महीने अपने घर वालों को पैसे भिजवा देता है। इसी बीच उसकी मुलाकात एक मॉडर्न लड़की किंजल से हो जाती है। धीरे धीरे दोनों में बातचीत बढ़ती है, जिससे वो दोनों एक दूसरे को लंबे समय तक डेट करते हैं। और एक शाम विराट अपनी वाइफ किंजल के सामने रोकता है। जाने मन, आज की तारीख तो याद है ना? 21 सितंबर, हमारा पहला झगड़ा, पहली मुलाकात और पहला तकरार। हाँ, सब याद है मुझे। तो देर किस बात की? बेबी बैठ चिपक के आजा मेरी बाइक पे, मौसम अच्छा है चलेंगे लॉन्ग ड्राइव पे। फिर शाम को दोनों अपनी मूवी डेट एंजॉय करते हैं। बाहर आकर आइसक्रीम खाते हुए किंजल कहती है, विराट, हमें इतना टाइम हो गया है और हम एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। शादी कब करेंगे? तुम बोलो तो कल ही कर लेते हैं, वैसे भी हम सेटल तो हो ही चुके हैं। पर तुम्हारे घर वाले, वो थोड़े गांव के ख्यालात के हैं, उनके बिना मौजूदगी के शादी कैसे कर सकते हैं? कर लेते हैं, क्या जा रहा है। मैं माँ पिताजी को फोन पर बता दूंगा, वो मेरी बात समझ जाएंगे। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे से मंदिर में शादी कर लेते हैं और ये बात विराट अपने घर वालों को बता देता है। हंसी खुशी 8 महीने बीत जाते हैं। किंजल अपने मॉडर्न तरीके से विराट के साथ जॉब करते हुए शहर में अपना जीवन जी रही थी। तभी एक रात को माया का कॉल आता है। माँ नमस्ते, आपने इस समय कॉल किया, कोई जरूरी बात? सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, सब कुछ ठीक है। बस ये बता रही थी, तेरे छोटे भाई अद्विक के लिए मैंने गांव की लड़की देखी है। बहुत सुंदर सुशील है। पंडित जी ने 2 हफ्ते बाद का मुहूर्त निकाला है, तो तू मेरी बहू को लेकर आ जाना। एक साथ मेरे घर में 2 बहू आ जाएगी। ठीक है माँ। बहू से बात तो करवा। नमस्ते माँ जी, मैं तो यही थी। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बच्चों, तुम आ जाना यहाँ पर टाइम से। चलो मैं रखती हूँ, तुम सो जाओ। कॉल काटने के बाद किंजल के मुंह पर 12 बज जाते हैं। क्या हुआ, ऐसे चिंताजनक चेहरा क्यों बना रही हो? वो माँ जी ने बताया तो हमें गांव वापस जाना है। मैं कैसे रहूंगी गांव में? मुझे आदत भी नहीं है विराट। वहाँ का खाना पीना हर चीज अलग है। बस यही सोचकर टेंशन हो रही है। अरे तुम चिंता मत करो, सब बढ़िया है। मेरे वहाँ का माहौल इतना भी गांव वाला नहीं है ना? आरओ लगवा रखा है मैंने। ठीक है। 2 हफ्ते बाद दोनों पति पत्नी शहर से गांव आ जाते हैं। जाते समय गांव के लोग किंजल को टुकुर टुकुर देख रहे थे, जस्ट बिकॉज उसने मॉडर्न कपड़े पहने थे। एरी मोरी मैया, ये तो कमलेश जी का बेटा है विराट, और ये शायद उसकी बहू आ रही है, वो भी इतने छोटे छोटे कपड़ों में। ओएमजी विराट, देखो ना, ये लोग मुझे कैसे देख रहे हैं, जैसे जू में कोई नया जानवर देख लिया हो। तुम भी ना किंजल पागल हो। अब शहर से आई हो, यहाँ कोई ऐसे कपड़े नहीं पहनता है ना, तो देखने दो। चलो घर आ गए। अब दोनों घर पहुंच जाते हैं। बहू बेटे अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं। फिर माया उनकी आरती उतारती है। अरे मेरी बहू तो बहुत सुंदर है, पर बहू तुझे साड़ी पहननी चाहिए थी, ऐसे छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे। गांव में लोग बोल रहे होंगे, हम तो समझते हैं पर बाकी लोग नहीं समझते। अब माँ जी मैं पढ़ी लिखी हूँ और मुझसे वो साड़ी वगैरह नहीं संभलती है, तो मैं यही पहनूंगी। चल कोई बात नहीं। अरे विराट बेटा, अंदर अद्विक को हल्दी लग रही है, जा तू भी लगा ले। जी पिताजी। फिर बाप बेटे अद्विक को हल्दी लगाते हैं, जहां नाच गाना होता है। और 2 दिन बाद अद्विक की गीता से शादी हो जाती है। गीता ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है और गांव से भी होती है। उसे शहर जितनी सूझबूझ नहीं होती है, पर गांव के सारे काम अच्छे से करती है वो। शादी के अगले दिन दोनों बहू रसोई में पहुंच जाते हैं। वैसे तुम क्या बना रही हो देवरानी जी? मैं तो चाय बना रही हूँ। ओफो, ये सिलेंडर क्यों नहीं चल रहा है? लगता है जेठानी जी गैस खत्म हो गई है। मैं चूल्हे पर खाना बना लेती हूँ। आपको शायद आता नहीं होगा, माँ जी ने बताया था आप अभी अभी शहर से आई हैं। हाँ, तो यहाँ रहूंगी तो यहाँ के काम भी सीख जाऊंगी। वैसे भी तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ मैं।
गीता चूल्हे की पूजा करके आग जलाती है। ये तुम क्या कर रही हो ऐसे? जेठानी जी अग्नि देवता को पूज रही थी खाना बनाने से पहले। अरे वाह, मेरी छोटी बहू तो बहुत होशियार है। चल जल्दी से सबके लिए खाना बना ले, सिलेंडर आने में तो 10 दिन लग जाएंगे यहाँ पर। बड़ी बहू तू इसकी मदद करवा दे। ओ कहाँ फंस गई मैं, ऐसे कपड़ों में जमीन पर बैठकर कैसे खाना बनाऊंगी, मुझे आता भी नहीं है। माया चली जाती है। फिर दोनों बहू मिलकर खाना बना रही होती हैं। गीता को एहसास होता है कि जेठानी से काम नहीं हो रहा है। जेठानी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं अकेले खाना बना लूंगी। चलो अच्छा है। फिर गांव की देवरानी अकेले चूल्हे पर खाना बनाती है, जिसे खाने के बाद घर और पड़ोस के सभी लोग नई बहू की बहुत तारीफ करते हैं। अरे अति उत्तम बहू, इतना बढ़िया खाना बनाया है, ये ले तेरा शगुन। सच में तेरी छोटी बहू तो बड़ी गुणवान है। ये तो है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोई मेरी इज्जत और तारीफ नहीं करेगा। मुझे अपना भी रंग जमाना होगा यहाँ, इस छोटी देवरानी के काम को बिगाड़ कर। उस दिन से शहर की जेठानी अपने गांव की देवरानी के कामों को बिगाड़ने की लाख कोशिश करती है, जिससे गीता अक्सर अपने अच्छे भले किए काम में भी माया से डांट खाया करती थी। लेकिन गांव के काम जैसे गोबर से लीपना, मिट्टी चोखा बनाना, गाय का दूध निकालना इत्यादि कामों को वो बहुत अच्छे से करती थी। फिर एक दिन गांव की पड़ोसन कहती है, अरे छोटी बहू तो बहुत बहादुर है काम में, लेकिन अभी तक हमने बड़ी बहू के हाथ का खाना नहीं खाया। जा किंजल बहू अपने हाथ का भी खिला दे। अरे मेरी बड़ी बहू भी होशियार है, जा बहू बना के ला। फिर किंजल टेंशन में आकर चूल्हे पर लिट्टी चोखा बनाने की कोशिश करती है, जो उससे 1 घंटे तक नहीं होता है। मेरे बस की नहीं है ये गांव के काम करना, मैं बाहर सबको मना करने जा रही हूँ। बाहर जाकर किंजल सबको बताने वाली होती है। माँ जी आप सब मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे लिट्टी चोखा नहीं बन पाया। दीदी आप झूठ क्यों बोल रही हो, ऐसे सरप्राइज नहीं देना था। ये देखिए दीदी ने लिट्टी चोखा बनाया है, आपको पहले परेशान कर रही थी, फिर ये टेस्टी टेस्टी खिलाना चाहती थी। ये लीजिए सब खाइए। अच्छा बहू शहर की है ना, इसीलिए हमें सरप्राइज देना चाहती थी। हाँ मेरी बहू स्मार्ट बहुत है। तुझे तो बहुत अच्छा खाना बनाना आता है बड़ी बहू, इसका मतलब माया तुम्हारी दोनों बहू बहुत गुणवती है। ये तो है। किंजल उदासी से असमंजस में चली जाती है। सभी लोग लिट्टी चोखा को खाकर किंजल की बहुत तारीफ करते हैं और उसे शगुन देते हैं। किंजल को अपनी गलतियों का एहसास होता है और सबके जाने के बाद वो अपने कमरे में गीता से कहती है, गीता मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तुम्हारी कभी हेल्प भी नहीं करवाई, और आज सबके सामने तुमने मेरी इज्जत रख ली। सच में मेरी नजरों में भी तुम्हारे लिए इज्जत और प्यार बढ़ गया। तुम बहुत अच्छी हो, गांव के लोगों की खासियत यही होती है शायद। अरे दीदी मैं आपकी छोटी बहन हूँ, तुम मुझसे माफी मत मांगो, चलता है इतना सब जेठानी देवरानी में। फिर तुम मुझे गांव की सारी चीज सिखाओगी? एक ही शर्त पर दीदी, जब आप मुझे शहर की सारी चीज सिखाओगे, वो इंस्टाग्राम भी चलाना। हाँ बिल्कुल। ऐसा कहकर दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और ये सब होता हुआ घर के सभी लोग खिड़की से देख रहे थे। उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसलिए दोस्तों खुद को कभी भी कम मत समझो। हर इंसान हर क्षेत्र में हर कला में उत्तम नहीं हो सकता, लेकिन किसी न किसी क्षेत्र में वो जरूर उत्तम होता है। फर्क नहीं पड़ता है कि वो छोटा है या बड़ा। कमरे में आईने के सामने बैठी रिया नाम की कोरी खूबसूरत लड़की अपने चेहरे पर महंगे महंगे क्रीम मलती चली जा रही थी। पायल की शादी में ना सबसे सुंदर मैं ही लगूंगी, रिया मेकअप करने में लगी थी। इधर बाहर घर में रिया के 3 भाई रमेश, सुरेश, महेश रिया को आवाज लगा रहे थे। अरे रिया और कितना समय, हमें ऑफिस जाने में देर हो रही है। भाई रुकिए। रमेश बेटा तुम जाओ अपने काम पर जाओ, ये रिया 1 घंटे तक कमरे से बाहर नहीं आएगी। तुम्हें तो पता है ना, एक बार जब ये अपना मेकअप करने बैठती है तो पूरे 2 घंटे तक अपने कमरे से बाहर नहीं आती। माँ रिया चाहे 1 घंटा लगाए या 1 दिन, हम उसका इंतजार करेंगे, आखिर हमारी चहेती बहन है वो। तभी रिया की काली सांवली बहन कोमल रसोई से अपने भाइयों की टिफिन लेकर बाहर आती है। ये लीजिए भाई आपकी टिफिन। तभी महेश कोमल को एक चांटा मारता है। काली कलौटी, तुझे कितनी बार कहा है टिफिन हमारे हाथ में नहीं, बाहर कार में ले जाकर रखा कर, जा। काली सांवली कोमल बाहर आकर अपने भाइयों की कार में उनके टिफिन रखकर वापस घर में आती है। कोमल रमेश, सुरेश, महेश की सगी बहन थी, पर उसके तीनों भाई उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे।
वो हमेशा कोमल को काली कलोटी कहकर उसका अपमान करते थे, उसे मारते थे और उसी से घर का सारा काम करवाते थे। रमेश, सुरेश, महेश के लिए उनकी गोरी बहन रिया ही सबसे ज्यादा चहेती थी। वो रिया को ही सबसे ज्यादा प्यार करते थे। बचपन से ही तीनों भाई का प्यार केवल रिया को मिलता आ रहा था। रिया की ख्वाहिश पूरी करने के लिए ये भाई अपनी जान तक दे सकते थे और बेचारी कोमल पर हमेशा गुस्सा करते थे, उसे मारते थे, उसे नौकर की तरह घर में इस्तेमाल करते थे। कोमल, रिया को बुला कर लिया। कोमल रिया के कमरे में आती है। रिया, भाई तुझे बुला रहे हैं, उन्हें ऑफिस जाने में देर हो रही है। अरे सत्यानाश हो तेरा कलोटी, तो क्यों आई है मेरे कमरे में? तेरी मनहूस काली शक्ल देखकर पूरा मूड खराब हो गया। जा, निकल जा यहाँ से। कोमल घबराते हुए बाहर चली जाती है। करीब 1 घंटे बाद रिया सज संवर कर मेकअप करके बाहर आती है। बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? एकदम परी लग रही है हमारी बहना। अब चलें? भाई, मुझे भी अपने साथ कार में लेकर चलिए ना, मैं बाजार में उतर जाऊंगी, मुझे सब्जी लाने जाना है। चल भाग यहाँ से, हम क्या तेरे नौकर है क्या? पहले ही हम इतने लेट हो गए हैं, पैदल जा बाजार। ये सुनकर कोमल उदास हो जाती है। तभी रिया अपने तीनों भाइयों के साथ चली जाती है। रिया का बचपन से पेशा है केवल खुद का मेकअप करना और वो घंटों मेकअप करती रहती थी। घर में काम करना, खाना पकाना, झाड़ू पोंछा सब काम केवल कोमल ही करती थी। काले रंग की वजह से कोमल के जीवन में बहुत सी तबाही आ चुकी थी। वो अपने ही घर में नौकर की तरह जीवन बिता रही थी। कोमल बेचारी पैदल ही बाजार चली जाती है। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। रिया महारानी की तरह अपने घर में रहने लगी और बेचारी कोमल नौकरों की तरह घर में काम करने लगी। किसी को भी कोमल पर दया नहीं आती थी। एक दिन कोमल और रिया दोनों की शादी एक ही घर के 2 लड़के तरुण और राहुल के साथ हो जाती है। तरुण के परिवार में उसके माता पिता दर्पण और सुजाता थे। शादी के दूसरे दिन, सुन रिया बहू, घर में काफी सारे गंदे कपड़े पड़े हैं, उन कपड़ों को आंगन में ले जा और अपने हाथों से धो। क्या? मैं कपड़े हाथ से धोऊं? तो क्या पैर से धोती? जा जल्दी कपड़े धो और कोमल बहू तू रसोई में जाकर खाने की व्यवस्था कर। जी माँ जी। तभी रिया बड़ी बाल्टी भर कर बाहर कपड़े ले आती है और अपने हाथों से धोने लगती है। अरे ये कपड़े तो बहुत सारे हैं, ऐसे धूप में कपड़े धोते धोते तो मैं कोमल की तरह काली हो जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं ऐसे हाथ से कपड़े नहीं धोऊंगी। रिया घर में चली आती है। क्या हुआ, अंदर क्यों आई? माँ जी, मुझसे इतनी धूप में कपड़े नहीं धोए जाते, आप वॉशिंग मशीन ला दीजिए, मैं उसी में कपड़े धोऊंगी। वॉशिंग मशीन ला दे? ओहो, महारानी मशीन से कपड़े धोएंगी? तेरी माँ ने कोई खजाना नहीं दिया मुझे जो मैं तेरे लिए मशीन लाऊं। चुपचाप जाकर हाथ से कपड़े धो। सुजाता अपने कमरे में चली जाती है। एक काम करती हूँ, रमेश भाई को फोन लगाती हूँ, अब वही मेरे लिए वॉशिंग मशीन ले आएंगे, वो तो मेरी हर फरमाइश पूरी करते हैं। तभी रिया अपने भाई रमेश को फोन लगाती है और उसे सारी समस्या के बारे में बताती है। रिया तू चिंता न कर, मैं 1 घंटे में ही वहाँ वॉशिंग मशीन लेकर आ रहा हूँ। रमेश कॉल कट कर देता है। वाह, ये होते हैं भाई, चलो अब हाथ से कपड़े धोने से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तभी 1 घंटे बाद रिया के भाई रमेश और सुरेश दोनों मिलकर एक नई वॉशिंग मशीन लेकर रिया की ससुराल में आते हैं। रिया, ये सब क्या है? तुमने भाई को बेवजह क्यों परेशान किया? वही कलोटी, तू अपना काम से काम कर। अपनी बहन रिया के लिए तो हम चांद तारे भी तोड़ कर ला सकते हैं। आइए ना रमेश बेटा, सुरेश बेटा, दोनों अंदर बैठो। रमेश और सुरेश दोनों भाई घर में सुजाता के पास सोफे पर आकर बैठ जाते हैं। रिया बहू, तुम्हारे भाई पहली बार हमारे घर पर आए हैं, जाओ उनके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करो। अरे माँ जी, मुझे ना जल्दी से कपड़े धोकर बाजार में अपने लिए कुछ सामान लेने जाना है, आप इनकी चिंता मत कीजिए। भाई, आप रास्ते में होटल से कर लेना चाय नाश्ता। इतना कहकर रिया वहाँ से उठकर वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने चली जाती है, जिसके बाद दोनों भाई शर्मिंदा होकर वहाँ से चले जाते हैं। इसी तरह कई दिनों तक चलता रहा। सुजाता जब भी रिया को घर में कोई काम करने को कहती थी तो रिया उस काम को आसान करने के लिए अपने भाई को फोन लगाती थी और हर बार उनसे तरह तरह की मशीनें और चीजें मंगवाती थी। धीरे धीरे रिया के भाई भी रिया की इस हरकत से काफी परेशान हो चुके थे। एक दिन रात में घर में रक्षाबंधन की तैयारी चल रही थी। कल रक्षाबंधन का त्योहार था। तभी रिया रमेश को फोन लगाती है। भाई, कल रक्षाबंधन है और मुझे कल गिफ्ट में एक कार चाहिए। मुझे यहाँ बाजार आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। कार?
ये रिया तो दिन प्रतिदिन कुछ ज्यादा ही फरमाइशें करने लगी है। इसके कारण तो हम एक दिन पूरे कंगाल हो जाएंगे। अगले दिन सवेरे तभी रिया और कोमल के भाई रमेश, सुरेश और महेश ये तीनों रिया कोमल के घर आते हैं। उस समय रिया अपने कमरे में मेकअप करके बैठी थी। भाई चलिए मैं आप तीनों को राखी बांध देती हूँ। ए चुप रहे, हम पहले रिया से राखी बंधवाएंगे। रिया अपने कमरे में मेकअप करने में लगी थी। इधर उसके तीनों भाई उसकी राह देख रहे थे। देखते ही देखते 1 घंटा बीत जाता है। अब तक रिया अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। मुझे अर्जेंट मीटिंग में जाना है, ये रिया अब तक आ क्यों नहीं रही? भाई मुझे भी अर्जेंट मीटिंग में जाना है, मेरी नौकरी का सवाल है। अगर मैं समय से ऑफिस नहीं पहुंचा तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। भाई मुझे तो राखी बांधने दीजिए ना। तीनों भाई कोमल की बात को इग्नोर कर देते हैं। देखते ही देखते 2 घंटे बीत जाते हैं, पर अब तक रिया अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। वो अपना मेकअप करने में लगी थी। इधर रमेश, सुरेश, महेश तीनों को ऑफिस से कॉल आते जा रहे थे। इस तरह शाम के 5 बज जाते हैं, पर रिया अब तक नहीं आई थी। तभी रमेश, सुरेश, महेश तीनों को अपने ऑफिस से फोन आता है कि उन्हें हमेशा के लिए नौकरी से निकाल दिया गया। ये खबर सुनकर तीनों बहुत रोने लगते हैं। तभी रिया अपने कमरे से बाहर आती है। चलो मैं तीनों को राखी बांध देती हूँ। ये क्या किया तूने रिया? आज तेरी वजह से हमारी नौकरी चली गई। तभी तीनों मिलकर रिया को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। अरे तुम मुझे क्या सुना रही हो? मैंने रोका था क्या तुम्हें? बात करते हो, खुद यहाँ टाइम पास करके अपनी नौकरी गवा दी और मुझे कसूरवार ठहरा रहे हो। चलो निकलो यहाँ से, मुझे नहीं बांधनी आपको राखी। तभी कोमल गुस्से में आकर रिया को एक जोरदार चांटा मार देती है। जिन भाइयों ने जीवन भर तेरी खुशी के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, आज तुम उन्हें ऐसी बात कह रही हो? सवेरे से शाम तक अपनी नौकरी की परवाह किए बिना वो तुझसे राखी बंधवाने बैठे हैं और तू उन्हें इतना बुरा भला कह रही है। तेरी वजह से उनकी नौकरी गई। वो तुझसे इतना प्यार करते हैं और तू अपने ही ससुराल वालों के सामने उनका इतना अपमान कर रही है। बड़ी घमंडी हो तुम रिया। मतलब था जब तब भाई, और मतलब निकल गया तो भाई कौन? यहाँ मैं भाइयों के प्यार के लिए बचपन से तड़प रही हूँ कि मेरे भाई अब मुझे प्यार करेंगे। आज नहीं तो कल करेंगे। अरे तू तो भाग्यशाली है कि तुझे भाई इतना प्यार करते हैं, इतना चाहते हैं, और तुझे इस प्यार की कदर ही नहीं। अरे मुझसे पूछ, भाइयों का प्यार न मिलने से कितनी तकलीफ होती है, कितना अकेलापन महसूस होता है। अपने भाइयों की इज्जत करना सीख रिया, इनके प्यार की कदर कर। अरे तू भाग्यशाली है कि तुझे भाइयों का प्यार मिल रहा है। अरे मुझे देख, मेरे भाई मेरे पास हैं, फिर भी मुझे भाइयों का प्यार नहीं मिल रहा। कितनी बदनसीब हूँ मैं। कोमल की ये बातें सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी तीनों भाई कोमल के कदमों में गिरकर कोमल से माफी मांगते हैं और उसके बाद दोनों बहनें खुशी खुशी अपने भाइयों के साथ रक्षाबंधन मनाती हैं।